अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट पेपर 0625 कोर्स कोड। ठीक है, पेपर 2 वेरिएंट 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 45 मिनट्स का पेपर है। द टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F1 and F2 एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, और मैं आपको फिर बता दूं ये कैसे होता है। देख लीजिए। ठीक है, एक फोर्स यूं होती है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। फिर भाई ये फोर्स होती है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है उसके कंपोनेंट है। ठीक है, और उसके कंपोनेंट हैं तो जाहिर है कंपोनेंट कुछ इस तरह से कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से आप उसको चाहें तो कंप्लीट कर लें भाई। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट होती हैं ये, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, तो ये F1 कर दीजिए। ठीक है, इसको आप F1 कर दीजिए, और इफ वाले को F2 कर दीजिए, तो ये F2, ये सामने वाला भी वही हो जाएगा। सो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, रिजल्टेंट जो है वो स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये आपका F निकल आएगा, रिजल्टेंट जो है। सो ये ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, टू पर आ जाइए। अ बॉय टेक्स 30 मिनट्स टू साइकिल अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। क्लियर है, 30 मिनट्स में 8 किलोमीटर का फासला तय करा। ही देन वॉक्स फर्दर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड के लिए आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 8 + 2 कितना हुआ? नीचे किलोमीटर पर आवर में आंसर है, तो आपने किलोमीटर पर आवर में ही करना है। सो 8 + 2, ऊपर न्यूमरेटर में 8 + 2, टोटल डिस्टेंस न्यूमरेटर में आएगा। टोटल टाइम कितना है? 30 + 15, दैट इज 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स का मतलब होता है 3/4 ऑफ एन आवर। 1 घंटे का 3/4 हिस्सा, 3/4, सो 3/4 ऑफ एन आवर ऊपर किलोमीटर। सो 10 किलोमीटर अपॉन 3/4 ऑफ एन आवर। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 × 10/3 किलोमीटर पर आवर। सो ये कितना हो जाएगा भाई? 10 × 1.33, सो 13.33 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नियरेस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ होके 13 बनेगा। ठीक है, राउंड ऑफ होके टू सिग्निफिकेंट फिगर पे यही बनेगा। क्लियर? A small ball is dropped from the top of a building. ठीक है, विच ग्राफ शो द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस विद टाइम। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से गिरेगी, एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, आपको पता है सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शुरू में उसकी उसकी एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर जी होगी। ठीक है, शुरू में इस जगह पर आहिस्ता आहिस्ता जैसी नीचे की तरफ बॉल आ रही होगी, तो उसकी उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी, एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड तो बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही होगी। ये देखिए ग्रेडियंट उसका देखिए। उसके बाद एक वक्त आएगा कि उसकी दोनों फोर्सेस, उसका वेट और उसकी जो ड्रैग है वो इक्वल हो जाएगी, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर जाएगी। सी करेक्ट आंसर इसका। हमने ये पढ़ा है ड्रैग फोर्स पैराशूटिस्ट के कॉन्सेप्ट में, अगर आपको याद हो। ठीक है, और डायनामिक्स के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। नॉट का मतलब होता है इनकरेक्ट। इट चेंजेस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। इट इज द इक्विवेलेंट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल। इस पे बात की जा सकती है, इस पे बात की जा सकती है। ठीक है, और वो कह रहा है कि विच इज इनकरेक्ट। तो जाहिर है कि जो इनकरेक्ट है उसको हम लेंगे, तो जो इनकरेक्ट है यही हमारा बेसिकली करेक्ट हो जाएगा, तो बाकियों की तो बात ही नहीं है, इनकरेक्ट है। इट इज इक्विवेलेंट टू फ्री फॉल, मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों सेम है, तो ये सही है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज मेजर्ड इन न्यूटन पर केजी, इसका यूनिट यही है, बिल्कुल ठीक है, सही है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड डिफरेंट ऑन अदर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, ये बात ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, थ्री लिक्विड्स three liquids P, Q, and R have different densities and do not mix. The liquids are placed in a measuring cylinder and allowed to settle. A small block is then dropped into the measuring cylinder and comes to the rest. ठीक है, वो एक जगह पर आके रुक जाता है। ठीक है, ये सारे डेंसिटीज के हिसाब से अरेंज है, ऊपर वाले की डेंसिटी कम है, नीचे वाले की उससे ज्यादा, सबसे नीचे वाले की उससे ज्यादा, और ये यहाँ पर आके रुक जाता है। Which statement about the density of the block is correct? ठीक है, ठीक है, वो कह रहा है कि इट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ Q, नहीं, इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ P। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आर। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है वो आर से ज्यादा है, यानी इसकी डेंसिटी आर से ज्यादा है, तभी ये नीचे है। ठीक है, लेकिन क्यू और पी के बिटवीन कहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते इस डेंसिटी, इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ पी, ये पी से ज्यादा है, पी से ज्यादा होता तो नीचे होता। ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते कि इट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ क्यू, ये डेंसिटी ऑफ क्यू के अगर इक्वल होता तो इधर कहीं फ्लोट कर रहा होता, इस जगह पे कहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल नीचे है। ठीक है, इट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ क्यू, लेस देन होता तो भाई, मतलब लेस देन अगर डेंसिटी ऑफ क्यू होता तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं होता, इधर कहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका सी करेक्ट आंसर है, इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ, सबसे क्रिस्टल क्लियर यही है, तो यही इसका सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही आप लोग को? जी सर। अदर यस सर, नहीं आ रही? समझ आ रही है। अगर जहाज गुजरे सर के ऊपर से कहीं पर भी प्लीज मुझे बताना, कहीं पर भी, क्योंकि मैं चल रहा हूँ सिर्फ 5 रुपए करा रहा हूँ इस वक्त ना। द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम पिवटेड एज एट इट्स सेंटर। ठीक है, यूनिफॉर्म द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम पिवटेड एट इट्स सेंटर। आई स्टूडेंट अप्लाइज टू फोर्सेस F1 एंड F2 एज शोन। स्टूडेंट जो है वो दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, F1 एंड F2 के ऊपर, विच रो इज करेक्ट? वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा? ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख लें। तो क्लॉकवाइज मैं पहले कर लेता हूँ इसको, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉक
इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट सम का निशान लगा लिया। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या होगा, F1 इंटू D3 इक्वल टू F2 इंटू D4, खत्म। ठीक है, यही होगा। तो F1 इंटू D3 एंटी क्लॉकवाइज में F1 इंटू D3 ये होगा, और F2 इंटू पिवट की तरह है, पिवट ये रहा ना। अब D4 तो कहीं है ही नहीं, क्या करें भाई, ये तो फंस गए हम। अब D4 नहीं है ना यहाँ पर, कहीं पर भी नहीं है। ये F1 इंटू D3 तो चलो आ गया हमारा, ये भी F1 इंटू, ये रहा F2 इंटू D4, डी है, डी करेक्ट आंसर है। सही, सही है, तो डी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। Which expression can be used to determine the impulse on a tennis ball? So आपको पता है कि impulse is the change of momentum या momentum transferred for a short interval of time. So ये होता है force into t के, या force into delta t कर दें आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो force into time changing momentum होगा, तो 7 का जो आंसर होगा वो ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? Which rock shows the process by which energy in the sun is released, the process by which it is transferred to the earth and the way in which it is stored once it reach the earth. वो कह रहा है कि विच रो, इसमें से कौन सी रो शो करती है कि विच एनर्जी इन द सन इज रिलीज, कि एनर्जी सन से रिलीज कर रही है, एंड द प्रोसेस बाय विच इट इज ट्रांसफर टू द अर्थ, और वो प्रोसेस जिससे ये अर्थ पे की तरफ आ रहा है, एंड इन विच इट इज स्टोर्ड वंस इट इज रीच द अर्थ। ठीक है, तो ये तीन तीन पॉइंट्स है बेसिकली। ठीक है, तो पहले कॉलम में वो चीज बताई गई है कि प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज इन द सन, एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है। दूसरे कॉलम में ये बताया जा रहा है कि प्रोसेस बाय विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन टू अर्थ। तीसरे कॉलम में ये बताया जा रहा है अ मेथड बाय विच एनर्जी इज स्टोर्ड ऑन द अर्थ, अर्थ पे स्टोर कैसे हो रही है। पहले प्रोसेस में एनर्जी सन में पैदा कैसे हो रही है, पैदा तो खैर नहीं है, कन्वर्ट कैसे हो रही है। दूसरे के अंदर एनर्जी सन से अर्थ पे आ कैसे रही है, और तीसरे में अर्थ में स्टोर कैसे हो रही है। क्लियर है? ठीक है, सो देखें, पहली बात, सन में जितने स्टार होते हैं उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूजन से, फिशन से नहीं होती, तो ए तो वैसे ही गया, टाटा। ठीक है, उसके बाद सन से जो अर्थ में एनर्जी आती है वो जाहिर सी बात है कि बीच में कोई मटेरियल मीडियम तो नहीं है, तो ये रेडिएशन के थ्रू ही आएगी। तो ये और बी और डी करेक्ट आंसर हो सकते हैं, सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर होती है बायोफ्यूल की फॉर्म में, न्यूक्लियर फ्यूल की फॉर्म में स्टोर नहीं होती है, बायोफ्यूल की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जिसमें से ऑयल गैसेस वगैरह होगा, ये सब चीजें, और जो बायोफ्यूल्स होते हैं आपको अच्छी तरह से पता है बायो वालों। ठीक है, तो डी का करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज अ मास ऑफ 20 kg, एन ऑब्जेक्ट इज अ मास ऑफ 20 kg। ठीक है, इट इज टेकन अप स्टेयर्स थ्रू द हाइट ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर की हाइट तक लेकर गया, व्हाट इज द इंक्रीज इन द स्टोर ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गई बात? सो ये मास हो गया, ये हाइट हो गई, और जीपीई के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टोर, तो जीपीई डायरेक्ट निकालते हैं, ऑल दो कि हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो वही निकालना, दैट इज एम जी एन डेल्टा एच, इसको डेल्टा एच ले लीजिए। ठीक है, बिकॉज अर्थ के ऊपर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, हालांकि नहीं होती। ठीक है, ये आप जब A2 में जाएंगे तो पता चलेगा जीरो नहीं होती, लेकिन टेक्निकली अभी हम इसको ले लेते हैं कि जीपी जीरो है, और उस हाइट पर जहाँ से हम जा रहे हैं, ठीक है, उस हाइट पर उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है। क्लियर? सो यहाँ पे H1 जीरो, यहाँ पे H2 जो है वो जो भी है वो H है, सो डेल्टा H आपका H आएगा जो कि है 4.0 मीटर। क्लियर? सो आपने डेल्टा इस पॉइंट पर GPE2 जो है वो है, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो डेल्टा GPE इक्वल्स टू MgH2 माइनस H1 हो जाएगा, MgH1। सो Mg कॉमन ले लीजिए, H2 माइनस H1। सो मास कितना है उसका 20 इंटू 9.81 इंटू H2 कितना है H माइनस जीरो, सो 20 इंटू 9.81। अच्छा, आप लोग 9.8 लेके चलेंगे, फिर बता दूं, O लब इसके अंदर 9.8 है, A लब इसके अंदर 9.81 है। ठीक है, सो अब आप लिख लीजिए, तो 4.0 माइनस का जीरो, बताइए कितना कितना क्या आंसर बनता है, 20 टाइम्स 9.8 टाइम्स 4, तो 784 जूल बनता है, जो कि टू सिग्निफिकेंट फिगर में अगर राउंड ऑफ हो तो 780 जूल बनेगा, डी करेक्ट आंसर होगा। सही है? सही है नहीं है? सर इसमें वर्क डन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? कौन सा? वर्क डन। बात एक ही, वही बन जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। हमेशा वर्क डन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। उसका रीजन ये कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो सकता है बीच में एयर रेजिस्टेंस एक्ट करे, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर वर्क डन वाला फॉर्मूला लगाने का फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है ना, फिर तो एनर्जी एनर्जी लॉस होगी उसमें से। तो फिर जो अभी तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आई नो दैट, लेकिन जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी तो जितना वर्क डन करोगे उसमें से एनर्जी लॉस होगी। सो वर्क डन जो भी होगा उसमें से जो एनर्जी लॉस होगी, जो कि एनर्जी लॉस वाला पोर्शन है, जब वो बचेगा तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा। क्या हो गई बात? जी तो सर। एनर्जी लॉस होगी तुम्हारी, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, ये वाला सीन आता है उधर जाके। वो भी ए लेवल में सब पढ़ोगे, एनर्जी लॉस वाला सिस्टम भी पढ़ोगे, तो बहरहाल लगा सकते हो अभी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मत बिल्ड करना अपना कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होता है, नहीं। जहाँ एनर्जी लॉस होगी वो पहले माइनस होगी, फिर उसके बाद जो बचेगा वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या? ठीक है, याद रखना वर्क डन रूल, याद रखना, वर्क डन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी लेस देन नहीं हो सकता, कभी भी लेस देन नहीं होता। ग्रेटर देन या ग्रेटर देन कब होगा, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी,
ठीक है, और एनर्जी लॉस हो रही होगी। और इक्वल कब होगा? जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी और एनर्जी लॉस नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो अब वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा, जैसे इस केस के अंदर है। क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो, एन इलेक्ट्रिक होगी इनटू टोटल इनपुट। ठीक है, ये टोटल इनपुट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पे 100 की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी चीज 100 से मल्टीप्लाई नहीं हुई, तो छोड़ दो। ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि द लिफ्टिंग मशीन टेक्स 4.5 सेकंड टू लिफ्ट द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम वर्टिकल हाइट ऑफ 3.2 मीटर। लिफ्टिंग मशीन ने इसको लिफ्ट अप किया, इसको लिफ्ट किया। तो लिफ्ट कैसे किया? यकीनन नीचे से कुछ इनपुट होगा, तभी तो उसने आउटपुट शो किया होगा। तो एक अंडरस्टूड है कि लिफ्टिंग मशीन में कुछ ना कुछ इनपुट गया है। ठीक है, अब वो इनपुट कहाँ से गया? वो इनपुट यहाँ पे मोटर लगी हुई होगी, मोटर, उस मोटर का इनपुट होगा। ठीक है, और ये जो इसने ऊपर ऊपर उठाई है ना क्रेन, ये इसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो याद रखना आउटपुट क्या है? इसका अपलिफ्ट होना, और इनपुट क्या है? ये मोटर का यहाँ से इनपुट है। ठीक है, याद रखना इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट ये मोटर को मिल रहा है, ठीक है, और मोटर वो लेके आउटपुट के तौर पर इस फ्रेम को, इस कैबिनेट को ऊपर लेके जा रही है। जो भी इसका केबिन है, फ्रेम है, उसको ऊपर लेके जा रही है। ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रिशियन इज 72 kg। एनर्जी फॉर द लिफ्टिंग मशीन इज सप्लाइड बाई अ 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर को सप्लाई हो रही है ना, ये 2 किलोवाट जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, 2 किलोवाट जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर में ये जो पावर है, ये पावर इनपुट है। ठीक है, आई रिपीट, ये पावर इनपुट है। ठीक है, ये पावर इनपुट जो है वो 2 किलोवाट है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये 2 किलोवाट की पावर है। आउटपुट पावर कौन सी है? ये रही 2 किलोवाट मोटर, ये लगी हुई मोटर। क्लियर है? यहाँ पर मैं पहले ये समझ रहा था, कोई मसला नहीं है, ये यहाँ पर है, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आउटपुट क्या है? आउटपुट का ये कि जितने ऊपर ये गया, ये आउटपुट है। सो आउटपुट कितना ऊपर गया, तो जाहिर बात जितना ऊपर गया वो वर्क डन है। वर्क डन इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और मुझे क्या निकालना है? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, डायरेक्ट कर लो, mgh है। तो इसका मास कितना है इस बंदे का? इसका मास जो है वो है 72 kg। 72 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है? 3.2। ठीक है, 3.2 हो गया, और ये वर्क डन है। ठीक है, अच्छा अब ये आ जाएगा क्या? आउटपुट। ये आउटपुट एनर्जी आ जाएगी, आउटपुट एनर्जी आएगी। मुझे आउटपुट पावर चाहिए, क्यों? क्योंकि इनपुट पे भी पावर है, क्योंकि इनपुट पे भी पावर है, तो आउटपुट पे भी एनर्जी नहीं चाहिए, पावर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? दोनों साइड टाइम से डिवाइड करा दूंगा, और इधर भी टाइम से, टाइम ये गिवन है, ये रहा t। तो 4.5 से डिवाइड करा दिया। सो मेरे पास पावर आउटपुट आ जाएगी। तो पावर आउटपुट कितनी आ गई भाई? ये सब सॉल्व करो, सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आती है? सर 512। 512 वॉट आती है। ठीक है, अब जरा सुनना। अब तुम देखो, अब तुमने क्या निकालना है? अब तुमने एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी क्या होता है? यूजफुल पावर आउटपुट। सो यूजफुल पावर आउटपुट में 512 वॉट रखोगे। नीचे एक 2 किलो वॉट है, इसको भी वॉट में कन्वर्ट करो तो ये 2000 वॉट आता है। तो नीचे रखोगे 2000 वॉट। ठीक है, तो तकरीबन 1:4 का रेशियो है, 0.25 के करीब कोई वैल्यू आनी चाहिए। आप 512 डिवाइडेड बाई 2000 करो तो ये 0.256 आती है, 0.256। ये एफिशिएंसी है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25.6%, यानी 26% के करीब करीब इसकी एफिशिएंसी बनती है। ऐसे ही है? अच्छा, जी जी। एक और काम करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर प्लीज 9.8 रखो। ठीक है, यहाँ पर प्लीज 9.8 रखो। 72 इंटू 9.8 इंटू 3.2। ठीक है, 9.81 मत रखना, क्योंकि 81 जो हम ए लेवल्स में रखते हैं। अब बताओ क्या वैल्यू आ रही है जी? सर 0.25। हाँ, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ पे सर 512 भी आता है। भाई 502 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। लड़के क्या कर रहे हो? देखो जरा सही से, 502 आ रहा है जी। 502 डिवाइड बाई 2000 करो, अब आ रहा है 0.251। समझे? गलत कर दिया था तुमने, पॉइंट, ठीक है, 0.251 था, तो ये 0.25 हो जाएगा। सो बी करेक्ट आंसर है। समझ आ गई बात? क्लियर है? सम सम क्या है? अल्टीमीटर्स यूज द चेंज इन एयर प्रेशर टू मेजर हाइट। इफ द प्रेशर इज 100 किलो पास, वो कह रहा है कि इफ द प्रेशर इज 100 किलो पास्कल एट सी लेवल ऑन अ पर्टिकुलर डे, व्हाट विल बी द प्रेशर बी एट द टॉप एंड 830 मीटर हिल। 830 मीटर हिल पर क्या प्रेशर होगा टॉप पे? वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, सी लेवल पे ये प्रेशर है। तो अगर सी लेवल पे जैसे कि ये प्रेशर है जो भी है, उसने कहा क्या? पर्टिकुलर डे पे 100 किलो पास्कल का प्रेशर है सी लेवल पे। अच्छा, किसी टॉप पर उसने वहां पर डेंसिटी दी हुई है, इस टॉप पे प्रेशर पूछ रहा है क्या है? व्हाट वुड बी द प्रेशर एट द टॉप ऑफ एन 830 मीटर हिल। अब यहाँ पर 830 मीटर की हाइट है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें, रो जी एच। सो डेंसिटी उस पॉइंट पर कितनी है? टॉप वाले पॉइंट पर 1.3 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 830 मीटर। जी जनाब, टोटल कीजिए, बताइए कितना आया? प्रेशर कितना आया टॉप पे?
जी सर यही होगा। 10.6 किलो पास्कल होगा, 10.6 किलो पास्कल। इफ द प्रेशर इज 100 किलो पास्कल एट सी लेवल इन द पर्टिकुलर व्हाट विल द प्रेशर एट द टॉप। अब सुनो, नीचे प्रेशर 100 है, यहाँ पे प्रेशर है 10, यहाँ से ले, हमने जो प्रेशर मेजर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो 10.6 किलो पास्कल है। तो भाई जब नीचे से ऊपर जाओगे, और से सुनना मेरी बात, ऐसे है कि एक स्केल है, और से सुनना, उस स्केल में यहाँ पे नीचे 100 लिखा हुआ है, ठीक है, और तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर किया है 11। तो मेरा सवाल है यहाँ पे रीडिंग क्या होगी, कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे। सुनना, ये स्केल है, ऊपर तुम्हें पता है यहाँ कहीं 0 है, नीचे 100 है, ठीक है, और तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी इस हाइट का पता किया कि 11 यूनिट है। तो मैंने सवाल पूछा है कि यहाँ पे रीडिंग क्या होगी, रीडिंग बताओ, स्केल के ऊपर रीडिंग क्या होगी, कैसे निकालोगे, समझ आ रहा है। सर 100 - 11 करेंगे हम। एग्जैक्टली 100 - 11 करोगे कितना आएगा, 89 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर रीडिंग क्या होगी, 89 होगी। समझ आई नहीं आई। हम्म, जी अदर क्या हुआ, अदर सर समझ आ गई। आ गई। बेटा मुझे बोलो फौरन, इसका मतलब अगर यहाँ बॉटम में प्रेशर 100 किलो पास्कल है और यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर आपने पता किया 10.6 यानी ऑलमोस्ट 11 है। सो अगर मैं 100 में से 10.6 निकालूं तो तकरीबन मेरे पास आएगा 89.4 किलो पास्कल। तो इस जगह पर जो प्रेशर होगा वो होगा 89.4 किलो पास्कल का प्रेशर होगा, जो कि टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ होकर सी पे करेक्ट आंसर जाएगा। समझ आई बात, कह रहे, जी सर। ठीक है। वो कह रहे हैं कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इन विच स्टेट इज द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन किस में होती है, कौन बताएगा, बच्चों वाला सवाल है भाई। सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर होती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉलिड में वाइब्रेट कर रहा होता है, बाकी लिक्विड में मूव कर रहा होता है, गैसियस में तो रैंडम भी मूव कर रहा है, लिक्विड में भी यही हाल होता है, लेकिन वो लेयर्स में होता है। तो कह रहे हैं कि क्यूब हैज अ साइड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, द क्यूब कंटेन्स अ गैस एट प्रेशर ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अ सेकंड क्यूब हैज अ साइड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, द क्यूब कंटेन्स द सेम मास सेम गैस एज द फर्स्ट क्यूब, सेम टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रेशर। इसमें प्रेशर पूछ रहा है क्या। सो मेरे ख्याल में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 बॉयज लॉ लगाओगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बॉयज लॉ की कंडीशन है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, मास चेंज नहीं होना चाहिए, मास वॉल्यूम वगैरह मास चेंज नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो कंडीशन बिल्कुल फुलफिल है। सो P1 कितना है, 8000 यूनिट, ठीक है, और V1 कितना है, ये 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्स है 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये वॉल्यूम बनेगा, यानी L क्यूब होता है, क्यूबॉइड का, क्यूब का, ठीक है। सो प्रेशर 2 तुमने निकालना है, P2 निकालना है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, 4 का क्यूब है, इसका 4 इंटू 4, और ये लाइन भी 4, ये साइड भी 4, ठीक है। सो 8000 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब इक्वल्स टू P2। सो P2 इक्वल्स टू 8000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 64। सो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा ये 1000 कुछ आएगा। सो ये 1000 ए करेक्ट आंसर बनेगा, क्लियर है, समझ आई। विच लॉ गिव्स द करेक्ट नेम फॉर ईच चेंज ऑफ द स्टेट शोन, ठीक है। गैस टू लिक्विड क्या होता है, कंडेंसेशन, बिल्कुल सही, कंडेंसेशन होती है, तो ये कट गया, हाँ सी और डी क्या, ठीक। तो ए और बी में कोई आंसर होगा। लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होती है, तो बिल्कुल ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया, तो ऊपर वाला तो गया, ठीक है। और सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, मेल्टिंग होती है, तो ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। In an experiment, to measure the specific capacity, a block of aluminum is heated and is rise the temperature, and its rise in temperature is measured. The internal energy gained by the block is delta E. ये Q की बात कर रहे हैं। The mass of the block is m. The rise in temperature is delta T. Which expression gives the specific heat capacity? तो Q is equals to mc delta T होता है। So Q की जगह उसने बोला कि delta E लिख लो, सही है। तो specific heat capacity क्या होगा, delta E upon m into delta T। delta E upon ये गया, ये ठीक है, C करेक्ट आंसर होगा, सही है, सेट है। चले आगे। स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इज करेक्ट। ऑल मेटल्स कंडक्ट थर्मल एनर्जी इक्वली वेल नहीं हो सकता भाई। इक्वली वेल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कन्वेक्शन ओनली अकर्स इन सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होती, गलत है। कन्वेक्शन जो है फ्लूइड्स के अंदर होती है, ठीक है। कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड बट हॉट लिक्विड इज मोर डेंस नहीं। हॉट लिक्विड जो है वो लेस डेंस होता है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, डेंसिटी लेस हो जाती है, इसलिए हॉट लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करेगा। डी रेडिएशन, रेडिएशन द ट्रांसफर थर्मल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही बात कर रहे होते हैं हम लोग। इसके अलावा और भी रेडिएशन होती है, न्यूट्रॉन रेडिएशन होती है, प्रोटॉन रेडिएशन होती है, कॉस्मिक रेडिएशन में ये सारी बलाएं मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स पर सेकंड दैट पासेस अ फिक्स पॉइंट। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स का मतलब ये है, सुनो, ये वेव फ्रंट्स मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो तुमने अगर देखा है
मेरे लेक्चर तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। वेव फ्रंट्स क्या है? ये एक वेव है, मैं 3D में बना रहा हूँ आपको, ठीक है? वेव फ्रंट, ये देखें ना, ये वेव के एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस ऑल द crest ऑफ अ वेव, ठीक है? इट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट होता है। जो आपको टॉप से देखने में कुछ यूं लाइंस नजर आती हैं, टॉप से आप देखते हैं तो आपको ये लाइंस कुछ यूं नजर आती हैं, यूं नजर आती है, ये वेव फ्रंट कहलाती है। ये प्लेन वेव फ्रंट है। इस तरह के सर्कुलर वेव फ्रंट होते हैं। रिपल टैंक में एक्सपेरिमेंट कीजिए, पत्थर गिराइए किसी भी तालाब के अंदर, तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनते हैं, पानी ऐसे फैलता है, दैट इज सर्कुलर वेव फ्रंट, ठीक है? तो ये वेव फ्रंट कहलाते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो वेव फ्रंट के गुजरने का मतलब है वो वेव लेंथ की बात कर रहा है, क्योंकि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट का फासला होता है वो एक वेव लेंथ है। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट का फासला एक वेव लेंथ है, यानी क्रस्ट से क्रस्ट का फासला वेव लेंथ, क्रस्ट से क्रस्ट का फासला वेव लेंथ। क्लियर है? सो जितनी जितने वेव फ्रंट्स पास होंगे उतनी बेसिकली वो वेव लेंथ की बात कर रहा है समझाने के लिए। तो कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव लेंथ? नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स की बात कर रहा है। जितनी वेव फ्रंट गुजरेगा उतनी साइकिल गुजरेगी, ठीक है ना? ये एक साइकिल है, ठीक है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल है। तो नंबर ऑफ वेव फ्रंट का मतलब वो नंबर ऑफ साइकिल्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड दैट पास अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अंडरस्टूड है ना? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है? अगर एक साइकिल होगी तो उसका पीरियड आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। यहाँ से an earthquake under the ocean can produce a dangerous water wave called tsunami. The table gives the typical data for tsunami. उसका ओशन की डेप्थ दी हुई है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, उसकी वेवलेंथ। स्टूडेंट्स, इट इज द थ्री कंक्लूजन अबाउट द डाटा। द डीपर द ओशन द फास्टर द वेव। उसने कहा ठीक है, डीपर द ओशन, जितना डीप होगा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो लग रहा है, ठीक है? ये तो वैसे भी लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, वन तो ठीक है। देखो ना, ये 7000 ज्यादा डेप है, 2000 कम है, यहाँ से ऊपर चलना था हमने। क्या करते हैं लोग यार। ठीक है, देखो फिर से चलते हैं, फिर से स्टार्ट। हम कंक्लूजन पे सही पहुंच रहे हैं, पर हमारी गलती है, हमने बस एरो को नीचे कर दिया, हालांकि एरो को ऐसे करना था हमने। खत्म। सही जा रहे हैं हम लोग। देखो ये लेस डेप्थ है, ये 2000 है, ये 504 किलोमीटर पर आवर है, ये 1151 है। तो आप जैसी डेप्थ में जाते हैं, वैसे डेप्थ ऐसे फिजिकल रियलिटी में डेप्थ ऐसे होती है। तो जैसे ही आप डेप्थ में जाएंगे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है? क्योंकि आपने पता है डीप और शैलो पढ़ा है, तो डीप वाटर में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, शैलो में डिक्रीज होती है, तो ये डीप में वेवलेंथ बढ़ रही है। सो यू नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, याद रखना। सो डीप रीजन में फास्टर जाएगी वेव। नंबर टू, वेवलेंथ इंक्रीज भी होगी, तो दोनों ठीक है। द फास्टर द वेव द हायर द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कुछ भी कर लो, विल नेवर एवर चेंज अनलेस के सोर्स उसको चेंज करे। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, तो 1 और 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है? आगे आगे डिफ्रैक्शन है, ठीक है? वो क्या है, यहाँ से यहाँ वेव पास हो रही है, देख लेते हैं। विच व्हाट कॉजेज द चेंज इन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट? चेंज इन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट कैसे चेंज होता है? डिफ्रैक्शन है, फिनोमेना ही डिफ्रैक्शन का है। लोग इसे डिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं। A ray of light passes from air into glass. What are the angle of incident and rarefaction? कोई टेंशन ही नहीं है। अब सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, फ्रॉम लेस डेंसर डेंसर टू डेंसर मीडियम के लिए, ठीक है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता ही नहीं है किसका है, लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं पता तुम्हें, फंस गए, क्या करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही नहीं तो क्या करें? इसकी जुगाड़ है, इसका तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये करना तो पड़ेगा भाई, फौरन तेज तेज चलाना पड़ेगा हाथ, ठीक है? इसके अलावा कोई हाल नहीं है। अब वो क्या है कि आप इन दोनों का रेशो निकालो और सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, जिन दोनों का मैच कर जाए वो ठीक है रेशो, जिन दोनों का मैच कर जाए। तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो, ठीक है? क्या निकालो, कैसे अच्छा पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पहचानो भाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये नहीं है, ये है 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई, ठीक है? और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमेशा नॉर्मल से एंगल बनता है, हमेशा एंगल कहाँ से बनेगा? नॉर्मल से, यहाँ से नहीं बनेगा, याद रखना। हाँ, अगर ग्लास ब्लॉक ऐसे है और लाइट यहाँ से हिट कर रही है और नॉर्मल ऐसे बना हुआ है, यू बना हुआ है, नॉर्मल बना हुआ है, तो अब एंगल अब यहाँ से मेजर होगा, अब एंगल वहां से मेजर नहीं होगा, एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर होता है। अगर सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल यूं बनेगा, अगर सरफेस यूं है तो नॉर्मल वर्टिकल बनेगा, याद रखना, भूलना नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक है? तो उस केस के अंदर अब जरा कैलकुलेट करो सबका, ठीक है? तो साइन यहाँ पे लिख दो, साइन, ठीक है? एंगल क्या है? 40 अपॉन साइन कितना है? 25 डिग्री, ठीक है? तो साइन 40 डिवाइडेड बाई साइन 65 डिग्री। पहले तो देख लो 40 और 25 का रेशो है, तो 40 और 25 का रेशो, ये दोनों तो गए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यही होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। सब निकालने की भी जरूरत नहीं है, अब समझ ही गए हम लोग, साइन ये एंगल है, इंसिडेंट ये एंगल है, रिफ्रैक्शन, तो दूसरे पे जाने की भी जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यही करेक्ट आंसर है, ठीक है? कोई बात? स्पेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस तो लाइट को फोकस करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास है ये बेसिकली, ठीक है? रीडिंग ग्लास भी कहते हैं। द लेंस हैज अ फोकल लेंथ, द लेंस प्रोड्यूसेस अ रियल एंड लार्ज इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन व्हिच लेवल पोजीशन इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो कह रहा है कि द लेंस प्रोड्यूस अ रियल इन लार्ज इमेज, रियल भी बनेगी इन लार्ज भी बनेगी। तो पहली बात, अगर मैं फोकस, ये रहा 2f,
अगर 2f के पीछे ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो इमेज जो बनेगी यहाँ पर वो छोटी इमेज बनेगी साइज में। अगर मैं 2f पे ऑब्जेक्ट को रखूँ, 2f पे ऑब्जेक्ट को रखूँ तो यहाँ पर भी इमेज 2f पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगा तो अब इमेज का साइज जो है वो बढ़ना शुरू कर जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक, अब यहाँ से आगे ये है आपका 2f, ये है आपका f। ठीक है, अब 2f और f के बीच में रखूंगा तो यहाँ फर्स्ट करो, यहाँ फर्स्ट करो, यहाँ पे फर्स्ट करो, यहाँ पर इसका f है। तो अगर मैं f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ठीक है, तो इमेज जो है जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से आगे किया तो इमेज अब यहाँ से पीछे भाग जाएगी, तो इमेज यहाँ से बनेगी साइज में बड़ी और ये बनेगी 2f के पीछे, 2f के पीछे बनेगी इमेज। क्लियर है? अगर मैं फोकस पे रख दूं, इधर उठा के ऑब्जेक्ट को रखूं तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगी, ये बात आपको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर, टेक द स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? हाउ लॉन्ग आफ्टर फायरिंग द पिस्टल डज स्टार्टर हियर द इको ऑफ द साउंड फ्रॉम द वॉल। वो टाइम पूछ रहा है कि टाइम यहाँ से जाएगा, वो 2t की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से आवाज जाएगी टकरा के वापस आएगी तो 2t की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2t की वैल्यू जो टाइम निकाले उसको ट्वाइस कर दें, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आवाज जाएगी तो 330 मीटर है। तो आप टाइम निकालने खाली जाने का। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 330 डिवाइडेड बाई 60, जी क्या बनेगा? हाँ, सॉरी, 60 डिवाइड बाई 330, जी बताइए क्या बनेगा टाइम? सर हमने 60 को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना। मैं नहीं, अभी जाने का टाइम निकाल रहा हूँ ना, टाइम को ट्वाइस कर दूंगा ना, तो 0.018, ठीक है, सेकंड्स। अब इस टाइम को 2 कर दें, ट्वाइस कर दें, क्योंकि एको सुनाई दे रहा है ना उसको, जाएगा टकरा के वापस आएगी। सो ये टाइम जो है 0. मेरे ख्याल में 36 सेकंड हो जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर होना इसका, सही है। ये तरीका भी ठीक है, आप चाहे तो उसको डबल कर दें। क्लियर? आगे चलो। The diagram shows a magnetic field around a conductor which is carrying a current. Where is the strength of the magnetic field greatest? Greatest A के ऊपर होगी, क्योंकि जहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स करीब करीब है वहां पर फील्ड लाइंस, वहां पर फोर्स स्ट्रांग होगी। जहां पर ये फील्ड लाइंस में गैप ज्यादा है वहां पर फोर्स जो होगी वो वीक होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो यहाँ पर वीक होगी इनके बीच, और इनके बीच में क्या होगी? स्ट्रांग होगी। तो ए करेक्ट आंसर है विदाउट एनी डाउट। ठीक है, वो क्या है? A positive ion in a vacuum moves at a steady speed in a straight line. There is a potential difference between the two parallel plates P and Q, so that they are positively charged. ठीक है, when the positive ion enters the region between P and Q, it changes the direction as shown. The diagram shows the view. ठीक है, पॉजिटिव आयन है, प्लेट P की तरफ जा रहा है, और प्लेट P की तरफ क्यों जाएगा? अंडरस्टूड सी बात है, ये नेगेटिवली चार्ज होगा इसलिए उसकी तरफ जा रहा है, ऐसे ही होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। Which diagram shows the direction of electric field lines between the plate? देखिए, बच्चे समझते हैं क्योंकि ये ऐसे गया है तो फील्ड लाइंस यूं होंगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फील्ड लाइंस हमेशा सीधी होंगी भाई। लेकिन सीधी कैसे होंगी? मैंने आपको बताया, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, पहले ये पकड़िए। तो फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ठीक है, दे ऑलवेज मूव ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझे? क्लियर है? सो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भाई समझ आया नहीं आया? जी सर। नेक्स्ट है इन सर्किट वोल्ट मीटर रीड्स 2 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर का मतलब है इस रजिस्टर इधर 2 वोल्ट शो हो रहा है, तो इसका मतलब रजिस्टर पे भी 2 वोल्ट है। ठीक है, 5 कूलम चार्ज पास थ्रू द रजिस्टर इन सर्टेन टाइम, हाउ मच एनर्जी सप्लाई टू द रजिस्टर इन दिस टाइम। ठीक है, तो करंट दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज आपका कूलम दिया हुआ है, वो आपसे क्या पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? एनर्जी पूछ रहा है। आजा जी, एनर्जी पूछ रहा है, तो भाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी सप्लाई टू द रजिस्टर। क्या आपको पता है कि पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफॉर्म। सो वी कितना है? 2.0 मल्टीप्लाई बाई 5.0 इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफॉर्म, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 जूल इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफॉर्म। सो 10 जूल, सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद डायग्राम शोज द आईवी ग्राफ ऑफ फिलामेंट लैंप। वोल्टेज की तरफ बैंड होता है हमेशा, फिलामेंट लैंप का ग्राफ वोल्टेज की तरफ बैंड होगा। ये थर्मिस्टर का ग्राफ होता है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। बिल्कुल ठीक, ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन है जो आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। द करंट रीडिंग ऑन एमीटर A1 इज द हाईएस्ट। याद रखिएगा, करंट कहां पर सबसे ज्यादा होगा, जरा समझिएगा। ये 3 पट्टियां हैं, ये 3 ब्रांचेज हैं, सबसे ज्यादा करंट कहां होगा? याद रखिएगा, ये दोनों पैरेलल के अंदर है। करंट हाईएस्ट कहां होगा? जब पैरेलल में होता है तो पैरेलल में याद रखिए रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी मर्जी का करंट ले रहा हूँ। फर्स्ट कीजिए, ये बैटरी है, यहाँ से करंट निकल रहा है 6 एम्पियर का, यहाँ तक आया। अब यहाँ से करंट ब्रेक होगा, कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। सुनिए, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है, तो 6 एम्पियर का करंट आया तो 6 एम्पियर डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि 3 इधर चला जाएगा 3 इधर चला जाएगा, नहीं। क्यों? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर 3 एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर है। अब बताओ 6 एम्पियर करंट जब डिवाइड होगा, कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। कदर सोच, एजम्पशन के तौर पे ऐसी अपनी तरफ से कह देता हूँ कि जैसे लिख रहा हूँ, अपनी तरफ से एक वैल्यू लिख रहा हूँ कि 4 एम्पियर इधर जाएगा
और 2 एम्पियर उधर जाएगा, लिख सकता हूँ ना ऐसे ही तुक्का लगाने के लिए, कोई भी वैल्यू डाल दूं सिर्फ समझाने के लिए, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से 2 एम्पियर गुजरेगा, यहाँ से 4 एम्पियर गुजरेगा, क्लियर है। यहाँ से 4 एम्पियर वापस आएगा, यहाँ से 2 वापस आएगा, और ये दोनों दोबारा ऐड होकर इस पॉइंट पे कितने हो जाएंगे, 6 एम्पियर हो जाएंगे। अब बताओ लोएस्ट करंट का है और ग्रेटेस्ट करंट का है, बताओ ग्रेटेस्ट करंट का है, ग्रेटेस्ट करंट बताओ। वो यही तो पूछा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाईएस्ट करंट इधर से पास हो रहा है, लोएस्ट करंट यहाँ से नहीं, हाईएस्ट करंट यहाँ से पास हो रहा है, लोएस्ट करंट यहाँ से पास हो रहा है। अब आप देखो द करंट रीडिंग ऑन A1 इज हाईएस्ट, A1 कहाँ है, यहाँ हाईएस्ट है A1 में, बिल्कुल ठीक है, 6 एम्पियर है जो बैटरी से निकल रहा है, ये ठीक है, समझ आई बात, आई। द करंट रीडिंग ऑन A2 इज हाईएस्ट, A2 कहाँ है, A2 ये हाईएस्ट नहीं है, लोएस्ट है, गलत। द करंट रीडिंग ऑन एमीटर A3 इज हाईएस्ट, A3 पे हाईएस्ट नहीं है, A3 पे मॉडरेट है, बीच का है, गलत। द करंट रीडिंग ऑन ऑल 3 एमीटर्स आर सेम, बिल्कुल गलत, ये करेक्ट है, समझ आया, आया नहीं आया जी। अगला क्वेश्चन, द डायग्राम शोज एन अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स इन द सीरीज एंड पैरेलल व्हिच इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द कंबाइन। अब कंबाइन निकालना हो तो सबसे पहले इन दोनों को एक बनाओ। अब इन दोनों को एक बनाने के लिए सिर्फ मैं एक शेप बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपने सबसे पहले करना क्या, इन दोनों को मिला के एक बनाना है, तो वो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ लगेगा, और फिर ये जो ये वाला रजिस्टर है वो इस जगह पर आ जाएगा, सिर्फ ये होता है, खत्म। ये R1 है और इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लेट से R4 लगा दिया आपने, सही है। तो अब R4 कैसे निकालें, R4 जो है वो R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला पता है आप लोग को, डायरेक्ट फॉर्मूला या नहीं पता। जी सर पता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पैरेलल में ऐड करने का, ये 1/R1 प्लस 1/R2 का एलसीएम लेके आता है, सही है। तो इसका मतलब R4 आ जाएगा। अब आप देखिए R4 और R1 सीरीज में, तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो टोटल निकालना हुआ तो R1 प्लस R4, और R1 प्लस R4 कितना है, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 सर है, ठीक है। फिर ये सही से देखना पड़ेगा। एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैज मेड अ पेयर ऑफ कंपोनेंट P and Q, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ P डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर राइजेस, द रेजिस्टेंस ऑफ Q इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर राइजेस। फिर सुन लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेड अ पेयर ऑफ कंपोनेंट P and Q, P या Q बनाया, इसमें कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ P डिक्रीजेस, वो कह रहा है कि P की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है जैसे ही टेम्परेचर राइज कर रहा है, थर्मिस्टर लग रहा है मुझे, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। द रेजिस्टेंस ऑफ Q इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर राइजेस, ये फिलामेंट टाइम लग रहा है मुझे, ये टेम्परेचर बढ़ा रही हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ये मुझे थर्मिस्टर लग रहा है, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये फिलामेंट लैम्प लग रहा है, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इन सीरीज remains constant. The total distance of PQ of the series remain constant when the temperature changes. The two components are connected in series with the power source supplying the constant current. ठीक है, which statement is correct? वो कहना ये चाह रहा है कि दो कंपोनेंट है जैसे, ठीक है। अभी मैं सोर्स नहीं बना रहा, सोर्स की जरूरत भी नहीं है, अभी छोड़ दें इसको। वो कह रहा है कि जिस वक्त टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, सुनना। और जब टेम्परेचर कम होगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कोने के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सेम है, वो कंजर्व्ड है, वो सेम है, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है, सही है। यानी इसकी बढ़ जाएगी तो इसकी कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी तो इसकी कम हो जाएगी, ये वाला सीन है। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, ये सीन है। अब मुझे वो दो कंपोनेंट्स भी नहीं पता, ये मैंने अपनी तरफ से मिल लिखे है खाली समझाने के लिए। द टू कंपोनेंट्स आर केप्ट इन सीरीज विद द पावर सोर्स सप्लाइंग का कांस्टेंट करंट, ये कांस्टेंट करंट है, DC करंट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? वो कह रहा है कांस्टेंट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर चेंजेस कॉजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P टू डबल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q विल ऑलवेज बी हाफ। वो कह रहा है कि नहीं, जरूरी नहीं है। वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर चेंज करने से, फर्स्ट करो यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कह रहा है हाफ होगा, जरूरी नहीं है। ये तब फिर नहीं होगा, अगर ये लीनियर होता तो फिर ये काम हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से बी भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बी इनकरेक्ट, ए इनकरेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस P एंड द पोटेंशियल डिफरेंस Q डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर चेंज हो। तीसरा कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट P इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर राइजेस, ठीक है। वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस P के, अच्छा P का क्या था, P को जरा दोबारा पढ़ो, P के बारे में क्या कह रहा है, ये P कौन सा कंपोनेंट था हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ द P डिक्रीजेस, तो ये है P, ये है Q, ठीक है। सो P में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। इधर याद रखना, रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली रिलेट करते हैं थर्मिस्टर के अंदर, ये थर्मिस्टर ही हो सकता है और क्या होगा, इसने बोला नहीं है, सही है। तो ये कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट P इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर राइज, नहीं टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज कम होगा, बढ़ेगा नहीं। जबकि ये कह रहा है कि राइज होगा, तो इसलिए सी भी इनकरेक्ट है। आखिर पढ़ो, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये 110% करेक्ट है। कैसे? ऐसे, ऐसे समझो कि भाई अगर ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये, यहाँ पर इनिशियली मान लो, इनिशियली मान लो
यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट है। तुमने टेम्परेचर चेंज किया, जिसकी वजह से लेट्स से टेम्परेचर तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा। 5 से ये हो गया 7 वोल्ट। तब ये 7 होगा तो ये वाला खुद 5 से कम होकर 3 वोल्ट हो जाएगा। हाँ 3 वोल्ट हो जाएगा। इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। पढ़ लो, यही लिखा हुआ है, द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड क्यू डज नॉट चेंज, दैट विल ऑलवेज बी सेम। 7 प्लस 3 कर लो, 8 प्लस 2 कर लो, 9 प्लस 1 कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों का सम्स क्या रहेगा, वो 10 के इक्वल ही होगा। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होगा। तो डी करेक्ट आंसर है इसका। ये थोड़ा टेक्निकल था। 31 द डायग्राम शोज, ठीक है, ठीक है, वाई एक्स वाई मूविंग अपवर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट इंड्यूस्ड इन द वायर, ठीक है, द करंट एक्स वाई experience the force of its interaction with the magnetic field, which law gives the direction of the induced current and the direction of the force experienced by the wire। ये यहाँ पे लगेगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये लगता है जनरेटर के केस के अंदर, जनरेटर से रिलेटेड रेलेवेंट जितनी भी चीजें होती हैं उन सारे केसेस के अंदर ये लगता है। अब आपको कैसे पता सर ये जनरेटर है? जनरेटर इसलिए लग रहा है मुझे कि यहाँ पर कहीं पर भी सोर्स नहीं है, बैटरी का जो सिंबल है वो नजर नहीं आ रहा, सेल का सिंबल नजर नहीं आ रहा, तो ये जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। जनरेटर में सोर्स नहीं होती। जनरेटर में अब ये वायर है, इस वायर को ऊपर नीचे आप हिलाओगे, हाथ से पकड़ के ऊपर या नीचे हिलाओगे तो इसके अंदर करंट पैदा होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, इसको देखो, ये डायरेक्शन फोर्स की है, ठीक है, ये डायरेक्शन फोर्स की, वायर ऊपर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। सो अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ, ठीक है, करंट की डायरेक्शन पता होगी, ठीक है। सबसे पहले अपनी मिडिल फिंगर देखो, ठीक है, मिडिल फिंगर पे करंट की डायरेक्शन होती है साइड, इसको आखिर में करेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन नहीं पता। तो सबसे पहले थंब को देखो, थंब का है अपवर्ड रखो, थंब अपवर्ड रखो, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ यूं जा रही है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है। ये जो अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो अब जो मिडिल फिंगर है वो मैंने खोली अपनी तरफ, मिडिल फिंगर ये मेरे इस तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, तो करंट जो है वो कहाँ जा रहा है भाई, तुमसे दूर जा रहा है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। समझ में आई बात? तो करंट की डायरेक्शन होगी अंदर, एक्स से लेकर वाई की तरफ, क्लियर। तो करंट जो है वो एक्स से वाई जाएगा, ये दोनों हटा दो, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है भाई, अपवर्ड है, तो बी करेक्ट। ये कौन सी फोर्स है जरा बताना, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये अपर डायरेक्शन किसको शो कर रहा है? द डायग्राम शोज अ वायर एक्स वाई मूविंग अपवर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपवर्ड मूव कर रहा है, ये वो फोर्स है जब आप हाथ से लगा रहे हो, ऐसे ही है, क्लियर है। ये वो फोर्स है जब आप हाथ से लगा रहे हो, ठीक है। उस हिसाब से करंट की डायरेक्शन आपने निकाल दी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल रख के एक्स टू वाई डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो अब ए और बी में से कोई एक आंसर हो सकता है। ये वो फोर्स है जो आप लगा रहे हो अपने हाथ से, एक्स वाई वायर को ऊपर ले जा रहे हो, ये वो फोर्स है। ये पूछ रहा है विच लॉ गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, वो तो हमने बता दिया एक्स से लेकर वाई है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एक्स वाई। अगर आप ये ऊपर लेके जा रहे हो तो बदले में वायर, अगर आप हाथ से ये वायर ऊपर लेके जा रहे हो तो बदले में जो चार्ज है वायर के अंदर वो डाउनवर्ड फोर्स पुश करेगा, करेगा नहीं करेगा? इक्वल एंड अपोजिट, बोलो। सर जी सर वो समझ उस बात कर रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर। वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि लगा कितना रहे हो, लगा तो ये अपर ले रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो कर रहा है, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट। तो मेरे हिसाब से इसका ए आंसर होना चाहिए। एक दफा 32, अरे यार ये इतना इतना कोई 20 दफा तो ये सवाल किया है। द डायग्राम शोज, द डायग्राम शोज magnet being pushed into the coil is connected with the center zero sensitive voltmeter। जब ये नीचे जाएगा तो तुम्हें याद है लेंस लॉ, याद है लेंस लॉ क्या है? लेंस लॉ है आती है, नहीं आता है तो आने ना दो, ठीक है, जाता है तो जाने ना दो, ठीक है। क्या मतलब हुआ सर? सुनना, ये साउथ पोल नीचे आ रहा है कॉइल में, आता है तो आने ना दो, जब साउथ पोल नीचे आएगा तो इधर भी साउथ पोल बन जाएगा, जब साउथ पोल नीचे आएगा तो इधर भी साउथ पोल बन जाएगा कॉर्नर में। आता है तो आने ना दो, साउथ पोल क्यों बनेगा? ताकि साउथ साउथ रिपेल करें और इसको आने ना दे। आता है तो आने ना दो, कौन आए, ये आए तो इसको आने ना दो, उसके लिए साउथ पोल बना रहा है, ठीक है। और ये बीच में आ गया तो अब पोल्स खत्म, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, निडल पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, कोई पोल नहीं होगा बीच। जब ये बाहर जा रहा है तो अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो जाता है तो जाने ना दो। तो अब जब नॉर्थ पोल नीचे आ गया, जाने का मतलब है जाता है तो जाने ना दो, यानी नॉर्थ दूर जाए तो उसे अट्रैक्ट करो, ठीक है। तो अट्रैक्ट करेगा, साउथ बन के अट्रैक्ट करेगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है। जब नॉर्थ दूर जाएगा नीचे जाएगा तो साउथ बन के अट्रैक्ट। अब सुनो, जब साउथ करीब आ रहा था और ये साउथ था तो लेफ्ट साइड पे अट्रैक्शन थी, अच्छा, इधर साउथ था तो नीचे क्या था, नॉर्थ था, तो लेफ्ट साइड पे इसकी डिफ्लेक्शन थी, ठीक है। अब जब ये दूर जा रहा है और नीचे साउथ है तो इसका मतलब है ऊपर नॉर्थ बनेगा। तो जब ऊपर साउथ था, लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्शन थी, अब ऊपर नॉर्थ होगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगी? राइट साइड पे होगी, होगी कि नहीं होगी? यस और नो? तो डायग्राम 3 पे राइट साइड पे डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। ये गया, ये गया, ये गया, ये में से कोई एक आंसर है, सी डी में से एक आंसर है, और इसमें स्टेशनरी ये जीरो है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ आ रही बात या नहीं आ रही है?
ठीक है, अगला चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रशेस एंड स्प्लिटिंग कम्यूटेटर इन अ डीसी मोटर। ब्रश का क्या पर्पस है भाई, ठीक है, और स्प्लिट उसका स्प्लिटिंग कम्यूटेटर, स्प्लिटिंग कम्यूटेटर तो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है, ठीक है, ठीक है, तो टू कीप द कॉइल टर्निंग इन द सेम डायरेक्शन, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, 34 द डायग्राम शोज बीटा पार्टिकल बीइंग डायरेक्टेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, बीटा पार्टिकल को फेंका, इन विच डायरेक्शन द बीटा पार्टिकल नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं अभी यहाँ जो लिए गए, तो हम हमेशा, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली, तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं इनके मोशन को। तो कभी भी बीटा पार्टिकल्स के केस में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं लेते, हमेशा हम इसके अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, कन्वेंशनल करंट को, कन्वेंशनल करंट इनके अपोजिट होते हैं, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट लेते हैं, अपोजिट। तो हम जो, अब जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा यहाँ पे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और वो हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि बीटा पार्टिकल कहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे या बाहर निकल के आपकी तरफ आएंगे या अंदर निकल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ से साउथ डाउनवर्ड है, क्लियर, ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब सुनो, ठीक है, ये तीन चीजें, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन, तो बीटा पार्टिकल ऑल दो के राइट पे जा रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑफ करंट लेफ्ट पे लेंगे, नेगेटिव के अपोजिट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही लेते हैं, फिर कुछ नहीं चेंज करते। सो लाई रिपीट, फिर सुन लो, ये है, बारी बारी सबको खोलते हैं। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को देखो, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो ये वाली है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे है, ठीक है, तो ये ऐसे खोलो, जब तुम ये ऐसे खोलोगे तो ये आएगा तुम्हारी तरफ, हम आएगा तुम्हारी तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये बीटा पार्टिकल आउट ऑफ द पेज आएगा, यानी बीटा पार्टिकल यूं जाते 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 मुड़ के तुम्हारी तरफ आना शुरू कर जाएंगे, बी करेक्ट आंसर है। अब बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हाई डज द अल्फा पार्टिकल हैव लार्जर आयनाइजेशन अफेक्ट देन द बीटा पार्टिकल एज इट पासेस थ्रू एयर। लार्जर आयनाइजेशन इफेक्ट का रीजन जो है, मेरे हिसाब से वो बड़ा चार्ज है, वो लार्ज चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल हैज a large charge and a large velocity, so it is closer to an air particle for a short time। नहीं, लार्ज चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि बड़ा चार्ज होता है साइज में, तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो इतना बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी अंडरस्टूड है कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ए तो इनकरेक्ट है यार। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, सुनना, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फैक्ट है, तो इस केस में फिर तो ज्यादती वाली बात है कि मैं अगर ये कहूं कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हमें पता है कि इसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो भाई अगर बीटा का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, अल्फा का मास अगर ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, अंडरस्टूड सी बात है। तो ये चीज देखो, द अल्फा पार्टिकल हैज अ लार्ज चार्ज एंड अ स्मॉल वेलोसिटी सो दैट इट इज क्लोजर टू एन एयर पार्टिकल फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा देर तक ये होता है, लॉन्गर टाइम तक पार्टिकल के करीब होता है, तो वहां से ये आयोनाइज करता है, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सारी बात समझ। 36 क्या कह रहा है, स्टूडेंट, a student carrying on experiment to measure the radiation from a radioactive source. He uses the radiation detector and record the total count in 5 minutes interval. He does this 3 times with the source present and 3 times with the source absent. ठीक है, here are his result, ठीक है, तो सोर्स के साथ उसने 3 दफा किया, सोर्स के बगैर उसने 3 दफा किया। what is the average corrected count rate for the source, ठीक है, टोटल काउंट रेट विद सोर्स, और क्या कह रहे हैं विदाउट सोर्स। जी जनाब, अब क्या किया उसने कि 68 में से 25 निकालो, कितना बचता है बताओ। कह रहा है कि he uses the radiation detector record the total counts in 5 minutes interval. He does this 3 times with the source present and 3 times with the source absent. ठीक है, तो सोर्स प्रेजेंट थी तो ये रीडिंग आ रही थी, सोर्स एब्सेंट थी तो ये रीडिंग आ रही थी, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड रेडिएशन है। व्हाट इज एवरेज करेक्टेड काउंट रेट फॉर द सोर्स, सोर्स का एवरेज करेक्टेड काउंट रेट क्या होगा भाई, कौन मुझे बताएगा। 68 में से 25 निकालिए, कितना बचता है, 43, 43, 73 इसमें से भी निकालिए, तीनों में से निकालिए, बताइए क्या रेट आता है। इसका 45 है, और इसका लास्ट वाले का 47, 47। ये तो हो गई आपकी, ये एक्चुअल काउंट रेट हो गया, और बैकग्राउंड रेडिएशन ये हो गई। व्हाट इज द एवरेज करेक्टेड काउंट रेट, एक्टिविटी आ गई, इसका एवरेज लो, तो 43 प्लस 45 प्लस 47 डिवाइड बाई 3 करो, तो 45 काउंट्स पर 5 मिनट्स है, और पर मिनट निकालना है तो 45 डिवाइड बाई 5 करो, तो 9 काउंट्स पर मिनट होगा, बी करेक्ट आंसर है। समझ आई, वो पर, जी सर। यार क्या सवाल है भाई, दबंग। The count rate measure near the radioactive source drop from 542 counts per minute to 940. 542 काउंट्स ये इनिशियल है, 940 काउंट्स पर मिनट ये फाइनल है। लगे टोटल टाइम 12 घंटे, बैकग्राउंड काउंट्स एट कांस्टेंट रेट 30 है, हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो इनिशियल जो है उसमें से 30 निकाल दो, 542 माइनस 30 निकालो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इनिशियल काउंट रेट, 512, हाँ 512, 512, और फाइनल में से 94 में से भी 30 निकालो तो 54 आएगा,
नहीं नहीं 64 आएगा। तो 94 माइनस करो तो ये 64 आता है, ठीक है। तो अब फाइनल अपॉन इनिशियल 64 अपॉन 5 112 1 अपॉन 2 की पावर n, फ्रैक्शन में क्या आएगा 1 अपॉन 8। यार हो गया सवाल सॉल्व। तो 1 अपॉन 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n, n इज इक्वल टू 3। 3 नंबर ऑफ हाफ लाइफ आएंगी। सो हाफ लाइफ पूछ रहा है। सो आपको पता है n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है हमारा 12 डिवाइड बाई 3 4। यही है, यही है, सी करेक्ट आंसर है। समझ लो अब सवाल को। देखो भाई ये डायरेक्ट कर रहा हूँ अब मैं तरीके से। देखो भाई सीन क्या था, सबसे पहले उसने आपको इनिशियल काउंट रेट दिया हुआ है 9542, लेकिन इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन शामिल है तो बैकग्राउंड माइनस कर दी 512 हो गया। फिर दूसरा फाइनल दिया हुआ है जिसमें रिड्यूस होकर काउंट रेट है वो 94, उसमें भी 30 शामिल है, 30 निकाल दिया 64। तो अब आप देखो 5112 से 64 तक जाना है। तो पहली दफा 5112 हाफ हुआ 256, ठीक है, ठीक है। और उसने टोटल टाइम कितना लगाया 12 घंटे लगाया, ठीक है, 12 घंटे लगाया तो हाफ लाइफ पूछ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? हेलो, पहली दफा 512 256 पे आधा हुआ, दूसरी दफा 256 से आधा हो गया, कितना गया, ठीक है, कितना होता है 256 का आधा कितना होता है बोलो 128। तीसरी दफा 128 से आधा होके कहाँ गया 64। चौथी दफा 64 से कहाँ गया, बस जरूरत ही नहीं 64 तक पहुंच गया। तो टोटल कितनी हाफ लाइफ गुजरी, पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ, कितनी हाफ लाइफ गुजरी बोलो, 3 गुजरी, 3 हाफ लाइफ। तो एन की वैल्यू कितनी आई 3, 3 हाफ लाइफ गुजरी। तो टोटल टाइम कितना हुआ 12 घंटे। सो 12 घंटे में 3 हाफ लाइफ गुजरी, तो एक हाफ लाइफ की वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाई 3, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4 आवर। तो ये आ गया सी करेक्ट आंसर। समझ व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रोटोस्टार बिकम स्टेबल स्टार। प्रोटोस्टार जब स्टेबल स्टार बनता है तो उसकी इनवर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स और आउटवर्ट जो फोर्स है वो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो बैलेंस हो जाता है। बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। The table gives the information about some planets in our solar system. This statement about this planet is correct. As the mass compared with the Earth increases, the average density increases. ठीक है, बहुत आसान है। वो कह रहा है as the mass compared with the Earth increases, the gravitational field strength, gravitational field strength बढ़ेगी उसकी, ठीक है, डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ना। Which quantity is an estimate of average age of the universe. ठीक है, आपको पता है कि हबल कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/t होता है, तो t जो होता है वो 1/h0 है, ये होता है। मेरे ख्याल में इसका आंसर जो है वो सी है, ठीक है। हबल कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, हबल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 सेकंड्स इनवर्स होती है। आप इसको रेसिप्रोकल करें और उसको ईयर्स में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल में फिर आपके पास 14.6 बिलियन ईयर्स की वैल्यू आती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।